नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता माथुर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर, ऑनर्स पार्ट 2 बायोज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए हम बात कर रहे थे बायोज्योग्राफी की डेफिनेशंस के बारे में। और अभी तक हमने एच.आर. मिल, डडले स्टैम्प, मोंकहाउस, स्मिथ, सेल्डन और बैरी कॉक्स की परिभाषा के बारे में विस्तार से पढ़ा कि किस प्रकार से इन्होंने अपनी परिभाषाओं में इसकी व्यापकता को किस प्रकार से बढ़ाया और किस प्रकार से हम वर्तमान स्थिति तक की बात करने में सक्षम हुए। मतलब हमने इसके विस्तार क्षेत्र को बहुत, इसके अध्ययन के उद्देश्य को बहुत व्यापकता प्रदान कर दी है। तो उसके आधार पर इस विषय की व्यापकता जो है वो काफ़ी बढ़ गई है। हम आज अपने आगे की परिभाषाओं की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे एल.सी. स्टुअर्ट की परिभाषा के बारे में। एल.सी. स्टुअर्ट ने अपनी परिभाषा में कहा, बायोज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशन बिटवीन फ्लोरा एंड फ्यूना एंड देयर एनवायरनमेंट इन पास्ट एंड प्रेजेंट। अर्थात जैव भूगोल जैविक तत्वों के संबंधों का अध्ययन करता है, अपने वातावरण के भूत और भविष्य काल, या हम ये कह सकते हैं भविष्य काल से जैव भूगोल के अंतर्गत हम पर्यावरण और जैविक तत्वों के संबंधों का अध्ययन करते हैं, उनके भूतकाल और वर्तमान काल के आधार पर। अगर हम इस परिभाषा को देखते हैं तो आप ये देखिए कि इन्होंने कई तत्वों को अपनी परिभाषा में जोड़ा है। कौन से तत्व हैं वो? सबसे पहले उन्होंने इंटर रिलेशन की बात की है, अंतर संबंध की बात की है। ये अंतर संबंध किसके बीच में है? फ्लोरा एंड फ्यूना और उनके एनवायरनमेंट के बीच में। मतलब हमारा जो पर्यावरण है और हमारे यहाँ पे जो जैविक तत्व हैं उनके बीच में क्या संबंध है। दूसरी बात, इस संबंध का भूतकाल में क्या हाल था, इसमें किस प्रकार का पास था, इसका भूतकाल में क्या स्थिति थी और वर्तमान काल में क्या स्थिति है। तो आप ये देखिए कितनी बड़ी चीज़ इस परिभाषा में बताई गई है कि यहाँ पर हम इंटर रिलेशन का अध्ययन कर रहे हैं, अंतर संबंधों का अध्ययन कर रहे हैं। ये अंतर संबंध किसके बीच में है? जैविक विश्व और पर्यावरण के बीच में। ये इनका अध्ययन करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि बिना एनवायरमेंटल सपोर्ट के किसी भी प्रकार की जैविक तत्व हमारे वातावरण में नहीं रह सकते हैं। जब तक पर्यावरण उसको सपोर्ट नहीं करेगा तब तक कोई भी प्रजाति नहीं रह सकती है, अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकती है, अपने विस्तार क्षेत्र को नहीं बढ़ा सकती है। अगर स्थानीय तत्व सपोर्ट नहीं करेंगे तो उसकी संख्या कम होते होते धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी, जैसे हमने डायनासोर्स के एग्जाम्पल में देखा। और इस प्रकार की घटनाएं पृथ्वी पर निरंतर चलती रहती है। हम ये देखिए कि एक एक्सटिंक्शन या विलुप्तीकरण को एक नेगेटिव शब्द मानते हैं, पर वो शब्द नेगेटिव जब है कि जब वो एक्सटिंक्शन या विलुप्तीकरण मानव हस्तक्षेप के कारण हो। प्राकृतिक तौर पे ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जीवों में शारीरिक परिवर्तन भी आते हैं, कुछ जीव विलुप्त भी होते हैं, कुछ नए जीवों का भी जन्म होता है। तो ये सतत प्रक्रिया के रूप में चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ये ह्यूमन इंटरफेरेंस या एनवायरनमेंट की क्वालिटी में गिरावट, उसकी वजह से अगर ऐसी स्थिति होती है तो वो एक नकारात्मक या नेगेटिव ग्रोथ हम उसको कह सकते हैं। तो स्टुअर्ट के अनुसार बायोज्योग्राफी का जितना भी स्टडी मटेरियल है, उस स्टडी मटेरियल का जो अध्ययन किया जाता है, पहली बात वो पारिस्थितिक तंत्र को ध्यान में रख के किया जाता है, स्थानीय वातावरण को ध्यान में रख के किया जाता है, और साथ ही साथ हम उसके अध्ययन से पहले, वर्तमान अध्ययन से पहले हम उसके भूतकाल का अध्ययन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसी से हम वर्तमान स्थिति का अनुमान लगाते हैं। अगर इस जीव की संख्या इतनी थी और वर्तमान में इतनी है, तभी हम देखेंगे कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है।
अगर हम सिर्फ वर्तमान का अध्ययन करें तो हम एक्चुअल उसकी कंडीशन का अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी हमें ये पता ही नहीं है कि पहले उसकी क्या कंडीशन थी। जब तक हमें पहले की कंडीशन का पता नहीं होगा तब तक हम ये सेटिस्फाइड हम उससे हैं या नहीं हम बता ही नहीं सकते। तो स्टुअर्ट ने अपनी परिभाषा में एक तो इनके अंतर संबंधों की बात की और साथ ही साथ ये कहा कि उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का अध्ययन भी आवश्यक है, क्योंकि उसी के आधार पर हम वर्तमान परिस्थितियों का अनुमान लगा सकते हैं। तो ये परिभाषा भी अपने आप में अच्छी व्यापकता लिए हुए है। इसके अतिरिक्त हम अगली परिभाषा में आते हैं। तो डेंसरॉव ने अपनी पुस्तक इस विषय में अपनी पुस्तक लिखी थी, एन इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। उसमें उन्होंने जैव भूगोल की परिभाषा देते हुए लिखा था, बायोजोग्राफी डिफाइंस इंटर रिलेशन बिटवीन ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना। वेरी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन। इसका क्या अर्थ है कि जैव भूगोल के अंतर्गत जीवों और वनस्पति के वितरण को उनकी उत्पत्ति और वितरण के संबंधों का अध्ययन माना गया है। इस परिभाषा में ये बताया उन्होंने कि जीवों और वनस्पति का जो अंतर संबंध है वो अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है, जिसका आधार उसकी उत्पत्ति और वितरण को माना जाता है। कि दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि उसकी उत्पत्ति एक्चुअली कहाँ हुई, उसका ओरिजिन एक्चुअली कहाँ हुआ और वो कहाँ से किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में फैला। प्रसरण में हम पढ़ते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिस्पर्सल या उस चीज़ को दूर दूर तक फैलाने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसमें कुछ प्राकृतिक होते हैं, कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जिसमें मानव का भी नाम हम लेते हैं, अन्य जीवों का भी नाम हम लेते हैं। तो कई बार क्या होता है कि प्राकृतिक तौर पर या मानव अपनी आवश्यकता के आधार पर भी किसी चीज़ को उसके ओरिजिन से बहुत दूर दूर तक ले जाता है। जैसे गेहूं के बारे में पढ़ा जाता है कि चाइना की ओरिजिनली वहाँ की फसल थी, ये धीरे धीरे इसका डिस्पर्सल हुआ, ह्यूमन चॉइस में आया और उसका क्या रिज़ल्ट है कि आज आप एशिया के ज़्यादातर देशों में देखेंगे तो आपको इसकी उत्पत्ति मिलेगी। तो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि एक्चुअली उसका ओरिजिन कहाँ हुआ और वो किस प्रकार से और किस रूप में उसने अपने जो उत्पत्ति के से वो दूर दूर के क्षेत्रों में फैल गई। तो ये परिभाषा जो थी इसमें भी इसका बहुत व्यापक दृष्टिकोण ये था कि हमें जैव भूगोल का जो सिलेबस है या जो उसके अध्ययन के उद्देश्य हैं उनको अच्छी व्यापकता देते हुए ये माना गया कि भाई हमें इनके ओरिजिन का भी अध्ययन करना है और डिस्ट्रीब्यूशन का भी अध्ययन करना है और इनके बीच का जो संबंध है या इसके बीच के जो रिस्पॉन्सिबल कारण हैं उन कारणों पे भी हमें बात करनी है। उसके बाद हम आते हैं W.G. मोर की परिभाषा के ऊपर, जिन्होंने अपनी परिभाषा देते हुए लिखा, बायोजोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स ओवर द ग्लोब बीइंग यूजुअली लिमिटेड टू द लैंड सरफेस। अर्थात जैव भूगोल के अंतर्गत संपूर्ण विश्व के मुख्यतः सीमित स्थलीय भाग पर पौधों और जंतुओं का भौगोलिक वितरण का अध्ययन किया जाता है। इसमें नॉन लिविंग वर्ल्ड की बात की गई, नॉन एक्यूमेन वर्ल्ड की बात की गई कि जो बसा हुआ क्षेत्र नहीं है, जहाँ पे जीवों की में विरलता है, वहाँ का अध्ययन हम इसमें नहीं करते हैं। बट बेसिकली ये एक डिस्ट्रीब्यूशन का साइंस है। डिस्ट्रीब्यूशन के साइंस में हम वितरण को भी बताते हैं और वितरण के लिए रिस्पॉन्सिबल कारकों का अध्ययन भी हम ऑटोमेटिकली करते हैं, क्योंकि उन्हीं कारकों की वजह से वो चीज़ वहाँ पर पाई जाती है। फिर हम बात करते हैं एक परिभाषा की, जो भौगोलिक परिभाषा कोश जो है, भूगोल का जो परिभाषा कोश है, उसके द्वारा ये उसके बाद उन्होंने अपनी परिभाषा जब इसकी दी तो उन्होंने बताया कि डेफिनेशन ऑफ बायोजोग्राफी अकॉर्डिंग टू Geographical Dictionary, the geographical study of flora and fauna on the logical distribution pattern is called biogeography। अर्थात जंतुओं और पौधों के भौगोलिक पक्षों के तर्क संगत अध्ययन, वितरण के अध्ययन को जैव भूगोल कहा जाता है। अब अगर हम इस परिभाषा की बात करें तो इस परिभाषा में पौधे और जंतुओं के अध्ययन को एक
तर्क संगत आधार पर अध्ययन करना है। यहाँ पे तर्क संगत या लॉजिकल से क्या आशय है कि उसकी स्थिति और स्थानीय प्रभाव का अध्ययन हमें इसमें करना है। हम जैविक तत्वों के वितरण को स्थानीय प्रभावों के आधार पर पढ़ें। ये परिभाषा हमें जो भूगोल का परिभाषा कोश है उसके द्वारा यहाँ पर दी गई है। तो आप ये देखिए कि लगभग हमने 10 परिभाषाओं का अध्ययन किया और अलग अलग विद्वानों के ने जो भी इसके बारे में कहा वो आपको बताई। ये किसी भी साल का अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो आप ये देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन उसमें यही आता है, डेफिनेशंस एंड स्कोप ऑफ बायोज्योग्राफी। भाषा बदल जाती है पर ज़्यादातर यही हमसे पूछा जाता है, अलग अलग रूप में पूछा जाता है। इसलिए ये वाला जो चैप्टर है आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए। इसके नोट्स बनाइए, इनको याद कीजिए। परिभाषा मैंने आपको अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में बताई है, तो हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि परिभाषा को पहले आप इंग्लिश में लिखिए और फिर उसका ट्रांसलेट करके उसको समझाते हुए हिंदी में हम उसका विवरण दे सकते हैं। तो ऑलमोस्ट आज हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा हो गया है, जिसमें हमने मीनिंग, डेफिनेशन एंड स्कोप ये हमने बायोज्योग्राफी का पूरा पढ़ लिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्कोरिंग क्वेश्चन है। 10 परिभाषाएं हैं, आपके पास मटेरियल अच्छा है। इसके अध्ययन के उद्देश्य के भी 7 पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं, डिटेल में पढ़ चुके हैं, पूरा मटेरियल आपके पास है। तो मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूँगी कि आप इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लीजिए, अपनी भाषा में इसको लिख लीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम डेज़ में अब इसको बहुत ज़्यादा आप दिक्कत नहीं आएगी। एक बार ये मैटर प्रिपेयर हो गया, कभी कभी इसकी रीडिंग कर लीजिए, हर चीज़ बहुत जल्दी याद हो जाएगी। समझ के नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए और भी कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि कहीं भी आपको फिर याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी चीज़ को जब हम अपनी भाषा में लिख लेते हैं तो वो हमें शीघ्र अति शीघ्र याद हो जाती है। तो आप ये कोशिश कीजिए कि अपनी भाषा में इसके नोट्स बना लीजिए, आपका काम बहुत सही हो जाएगा। और दूसरी बात, ये क्वेश्चन तो हमें ये मानना चाहिए कि हर साल एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। अलग अलग रूप में इसको वो मान लेते हैं, पर बेसिकली जो मटेरियल रहता है वो यही मटेरियल की सहायता से हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो पूरा होता है। तो आप इसको तैयार करते रहिए। आगे के लेक्चर्स में हम आगे सिलेबस की बात करेंगे। थोड़े दिन बाद थोड़े और जैसे जैसे स्टूडेंट्स जुड़ते जाएंगे, हम एक बार सिलेबस को भी डिस्कस कर लेंगे, पुस्तकों को भी डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको अपने अध्ययन में किसी भी प्रकार